नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज तुर्की पर फिर अटैक हो गया। पुतिन ने काला सागर से अमेरिका ड्रोन का राज उड़ा लिया और महंगाई की मार झेल पाकिस्तान में पेट्रोल फिर महंगा हो गया और लीबिया से परमाणु बम बनाने में काम आने वाला 2500 किलो यूरेनियम गायब होने से हड़कंप मच गया। तुर्की से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। तुर्की पर फिर हमला हो गया और इस बार बाढ़ ने तुर्की पर अटैक किया है। पिछले महीने ही तुर्की में भूकंप आया था, उसी से लोग उबर नहीं पाए थे। अब वहां तेज बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई है। कम से कम 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। आंकड़ा बढ़ना तय है क्योंकि तुर्की में कई लोग सैलाब में बह चुके हैं। उनका कुछ अता पता नहीं है, वो जिंदा हैं या किसी दिक्कत में हैं, प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है। यानी पिछले महीने भूकंप के कई जोरदार झटके झेलने के बाद तुर्की में बाढ़ ने हमला कर दिया है। अहम बात यह है कि तुर्की के जिस दक्षिण पूर्वी हिस्से में आए भूकंप ने 48,000 से ज्यादा लोगों को मार डाला। उसी इलाके के 2 प्रांतों में बाढ़ की वजह से कम 15 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और बाढ़ भी ऐसी खौफनाक कि तस्वीरें देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। एक तस्वीर में तो एक आदमी सैलाब में बहता नजर आया। बहाव इतना तेज था कि उसे बचाने कोई पानी में उतरा ही नहीं, पर एक दूसरा शख्स और उसका बच्चा खुशकिस्मत निकले। उन्हें पानी में बहता देख 2 आदमी उन्हें बचाने के लिए पानी में दौड़ पड़े। पानी इतनी बुरी तरह हिलोरे मार रहा था कि एक इलाके में वो सड़क को निगल ही गया और जहां वो अपना जोर नहीं चला पाया वहां उसने सड़कों को चलने लायक नहीं छोड़ा। सड़कों पर इतनी मोटी मोटी दरारें पड़ गईं कि तस्वीर देखकर ऐसा लगा जैसे वहां भूकंप आया हो। और वैसा ही भूकंप जैसा तुर्की में 6 फरवरी को आया था, उसी से तुर्की के लोग परेशान थे कि तेज बारिश ने वहां बाढ़ ला दी और लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। लोग भूकंप से बचकर राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन बाढ़ उनका काल बन गई और जो उसके सामने आया मिट्टी में मिल गया। एक वीडियो में दिखा कि एक भारी भरकम ट्रक तक पानी का बहाव नहीं झेल पाया और उसमें समा गया। बाढ़ ने तुर्की के दक्षिण पूर्व में मौजूद जिन शानलियोर्फा और अदियामान प्रांतों में धावा बोला, वहां लोग पिछले महीने भूकंप के झटकों से भी दहल उठे थे। भूकंप से बेघर होने के बाद वो टेंटों में रह रहे थे, लेकिन बाढ़ में उनके टेंट ही बह गए। एक तस्वीर में तो पानी का बेकाबू बहाव लोगों की बलि लेने को बेताब दिखा। गाड़ियों को तो उसने तिनकों की तरह बहा दिया। ऐसी बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए गंदगी से भरे पानी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलता नजर आया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बखमुत को जीतने के लिए रूसी सेना ने अब वहां फास्फोरस बम से हमला बोल दिया। यह बम इतना खतरनाक है कि यह इंसान की चमड़ी तक गला देता है। रूस ने इससे पहले फास्फोरस बम का इस्तेमाल मारियोपोल की जंग में किया था, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि रूस ने बखमुत में भी फास्फोरस बम से हमला बोल दिया। यानी उसने बखमुत को जीतने के लिए एक ऐसा खतरनाक कदम उठा लिया जो हजारों लोगों की जान ले सकता है। क्योंकि फास्फोरस बम दागे जाने के बाद किसी एक जगह गिरकर तबाही नहीं मचाता, बल्कि वो आसमान से शोलों की ऐसी बारिश करता है कि एक बड़ा इलाका बम की चपेट में आ जाता है। इस बम का इस्तेमाल जहां भी किया जाता है ऐसा लगता है मानो वहां आसमान से मौत बरस रही हो। दावा है कि इसी घातक बम का इस्तेमाल बखमुत शहर से महज 15 किलोमीटर दूर चेसिव यार इलाके में किया गया। हालांकि वहां फास्फोरस बम से कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इस बम का नाम सामने आते ही यूक्रेन के लोग खौफ से जरूर भर गए होंगे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने फास्फोरस बम के खतरे को मारियोपोल की लड़ाई में देखा था, जहां पिछले साल मई में इस बम से हमला बोला गया था, जिसे वहां के लोगों ने रेन ऑफ डेथ यानी मौत की बारिश का नाम दिया था, क्योंकि इसकी चपेट में आने के बाद इंसान की हड्डियां तक पिघल जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस केमिकल से बनता है और जब ये सफेद फास्फोरस केमिकल हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलता है तो खुद सुलग उठता है, जिससे कुछ ही सेकंड में आसपास का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है, जिससे इंसान का बचना नामुमकिन होता है। इसी वजह से इस बम के इस्तेमाल पर दुनिया भर में बैन लगाया गया है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में एक बार फिर इसका इस्तेमाल किया। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि बखमुत की लड़ाई में अब तक रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। खबर के मुताबिक इनमें बड़ी संख्या में पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी शामिल हैं। पिछले साल मई के महीने से ही पूर्वी यूक्रेन के अहम शहर बखमुत में भीषण जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि वहां की लड़ाई अब पुतिन के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। कहा जा रहा है कि पुतिन बखमुत को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि खैरसोन में अपनी सेना के पिटने के बाद उन्होंने अपनी पूरी ताकत डोनेस्क के शहर बखमुत की तरफ झोंक दी थी। इसके लिए उन्होंने रूसी सेना के साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी वहां हमले में लगा दिया था। पुतिन को उम्मीद थी कि बखमुत में जीत से खैरसोन की हार का दर्द थोड़ा कम जरूर होगा, लेकिन अब यूक्रेन का मीडिया जो दावा कर रहा है वो उनकी नींद उड़ा देगा, क्योंकि दावा है कि बखमुत की लड़ाई में अब तक रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। जबकि बखमुत को जीतने का पुतिन का सपना अभी सपना ही बना हुआ है, क्योंकि दावा है कि रूसी सेना बखमुत में सिर्फ जवानों की कमी से ही नहीं जूझ रही, बल्कि उसके हथियार भी तेजी से खत्म हो रहे हैं।
और यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस की हालत बखमुत में इतनी खराब हो गई है कि उसके जवान पुराने हथियारों से जंग लड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। दावा है कि बखमुत की जंग में रूस की सेना को आधुनिक टैंकों की भारी कमी हो गई है, जिसकी वजह से वो 60 साल पुराने T-62 टैंकों की मदद से जंग लड़ रही है। खबर के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में रूस ने करीब 800 T-62 टैंक युद्ध में उतारे हैं। इसके साथ ही रूस की सेना के पास मिसाइलों की भी किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से पिछले कुछ वक्त से वो मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले तक नहीं बोल पा रहा है, जबकि यूक्रेन की सेना से उसे बखमुत में तगड़ी टक्कर मिल रही है। और यही वजह है कि करीब 1 महीने पहले ही बखमुत शहर में घुसने का दावा करने वाला वैगनर ग्रुप अब तक वहां जीत हासिल नहीं कर सका है, बल्कि बखमुत की लड़ाई वक्त गुजरने के साथ खतरनाक होती जा रही है। और अब तो यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि वो रूस के सैनिकों और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को बखमुत से वापस जाने ही नहीं देगा। मतलब ये कि यूक्रेन की फौज पुतिन के जवानों का पूरी तरह सफाया कर देगी। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करके रूसी सेना का मजाक उड़ाया। इस वीडियो के जरिए ये दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना ने बखमुत में रूस के लिए एक Su-24 सुपरसोनिक बॉम्बर को मार गिराया। वीडियो में एक पायलट पैराशूट की मदद से उतरता हुआ भी नजर आया। इस वीडियो को शेयर करके यूक्रेन ने रूस की हंसी उड़ाई कि अब उसे अपने पुराने लड़ाकू विमानों को भी युद्ध में उतारना पड़ गया। इधर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को एक नोटिस भेजकर उनसे उन पीड़ित महिलाओं के बारे में जानकारी मांगी जिन्होंने उनसे यौन शोषण की शिकायत की थी। क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में कहा था कि उन्हें पता चला है कि कुछ महिलाओं का यौन उत्पीड़न और शारीरिक शोषण किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने राहुल से उन पीड़ित महिलाओं की जानकारी मांगी ताकि उन्हें सुरक्षा दी जा सके। उधर पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने पेशावर में आत्मघाती हमले का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में बताया गया कि इस बार भी यह हमला आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही करेगा। इस अलर्ट के जारी होने के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, क्योंकि आशंका जताई गई कि यह आतंकी संगठन एक बार फिर पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से जारी अलर्ट में यह दावा किया गया कि TTP पेशावर और उसके आसपास के इलाके को निशाना बना सकता है। 30 जनवरी को पेशावर की एक मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उस हमले में मरने वालों में सबसे ज्यादा पुलिस के जवान थे, जिनकी संख्या 60 से ज्यादा थी। पाकिस्तान के लिए डराने वाली बात यह है कि आतंकी संगठन TTP एक बार फिर उसी तरह के बड़े हमले की तैयारी में जुटा है। और दावा किया जा रहा है कि यह हमला पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाकर किया जाएगा। इस वक्त शहबाज शरीफ सरकार के लिए पाकिस्तान का तालिबान कहा जाने वाला TTP सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि TTP पिछले करीब 4 महीने से पाकिस्तान के लिए नासूर बना हुआ है। वो पाकिस्तान में घुसकर एक के बाद एक कई भीषण हमले कर चुका है। ताबड़तोड़ हमले कर TTP के आतंकी ऐसा दिखा रहे हैं जैसे उन्हें पाकिस्तान की पुलिस और सेना का कोई खौफ ही नहीं है। न सिर्फ पेशावर बल्कि उसके आतंकियों ने कराची के पुलिस हेडक्वार्टर पर भी बड़ा हमला किया था। उस दौरान ये दावा किया गया था कि आतंकी पुलिस की वर्दी पहनकर इमारत में दाखिल हुए थे। यही नहीं, पेशावर की मस्जिद में भी हमलावर पुलिस की वर्दी पहनकर ही आया था। और पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अलर्ट में भी ये आशंका जताई गई है कि TTP के आतंकी पुलिस या फिर सेना की वर्दी में आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। यह हमला आने वाले 5 से 10 दिन के अंदर हो सकता है। आशंका जताई जा रही है कि TTP के आतंकी पुलिस स्टेशन या फिर ऐसी जगहों को निशाना बना सकते हैं जहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान मौजूद हों। और इसी वजह से पेशावर की पुलिस लाइंस और ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स पर हमले की संभावना बढ़ गई है। पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने यह अलर्ट खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भेजा है, जिसमें TTP की आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए फौरन जरूरी कदम उठाने की अपील की गई है। वहीं इस अलर्ट के बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मौजूद बड़े पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। यही नहीं, हमले की साजिश को नाकाम करने के लिए पूरे प्रांत में तलाशी अभियान शुरू किया गया ताकि किसी भी सूरत में TTP को रोका जा सके। इधर जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से तेजस्वी यादव को राहत नहीं मिली। अदालत ने CBI के समन्स को रद्द करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया और तेजस्वी यादव को 25 मार्च को सुबह 10:30 बजे CBI दफ्तर में हाजिर होने को कहा, जहां उनसे जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दिलाने के मामले में पूछताछ होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान CBI ने भरोसा दिया कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तेजस्वी ने अपनी याचिका में दिल्ली की जगह पटना में पूछताछ करने की अपील की थी। उधर खबर है कि MQ-9 रीपर ड्रोन के मलबे को लेकर अब अमेरिका और रूस एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ रूस ने भी काला सागर के नीचे से अमेरिकी ड्रोन का मलबा निकालने की तैयारी कर ली है। एक रोज पहले ही अमेरिका ने आरोप लगाया था कि रूस ने काला सागर के ऊपर उड़ रहे उसके MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया था, जिसके लिए रूस ने अपने ताकतवर लड़ाकू विमान सुखोई का इस्तेमाल किया। उसने काला सागर के ऊपर उड़ रहे अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को घेरने के लिए 2 सुखोई विमान भेजे, जिन्होंने अमेरिकी ड्रोन को घेर लिया और उसके आसपास काफी देर तक खतरनाक तरीके से उड़ते रहे। अमेरिका ने ड्रोन पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक सुखोई विमान MQ-9 रीपर ड्रोन के ऊपर ईंधन की बौछार करता नजर आया।
अमेरिका के मुताबिक इसके बाद ड्रोन को टक्कर मारी गई और वो काला सागर में गिर गया, जिसके बाद अमेरिका रूस पर बुरी तरह भड़क गया। दोनों देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगा, जो अब बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच अब ड्रोन के मलबे को लेकर टकराव शुरू हो गया है, जिसकी वजह से एक बार फिर दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे को धमकियां दी जाने लगी, क्योंकि रूस ने ऐलान कर दिया कि वो काला सागर से अमेरिकी ड्रोन का मलबा निकाल लेगा। इसके साथ ही रूस ने यह आरोप भी लगाया कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के पीछे अमेरिका ही है, क्योंकि वो लगातार रूस को उकसाने वाली हरकतें कर रहा है। रूस के मुताबिक यूक्रेन पर हमले के बाद ही उसने काला सागर के कई हिस्सों की किलेबंदी कर दी थी। साथ ही उसने ये चेतावनी भी दे दी थी कि काला सागर के उन इलाकों में किसी को भी उड़ान की इजाजत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका ने कई बार वहां अपने जासूसी और हमला करने वाले ड्रोन उड़ाए। रूस ने अमेरिका से ये सवाल भी पूछा कि अगर न्यूयॉर्क के करीब कोई ड्रोन उड़ान भरेगा तो उसकी वायुसेना क्या करेगी, क्योंकि रूस के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन काला सागर में क्राइमिया के करीब उड़ रहा था, जिस पर 2014 से ही उसका कब्जा है, और सुखोई से टकराने के बाद वो क्राइमिया से 120 किलोमीटर दूर समंदर में गिर गया, जहां से उसके मलबे को निकालने के लिए रूस ने कमर कस ली है। अमेरिका के न्यूज चैनल CNN ने तो दावा किया कि रूस की एक टीम काला सागर के उस हिस्से में पहुंच भी चुकी है जहां ड्रोन गिरा था, लेकिन अमेरिका ने भी ताल ठोक दी कि वो अपने आधुनिक MQ-9 रीपर ड्रोन के मलबे को गलत हाथों में नहीं पड़ने देगा। यानी वो किसी भी कीमत पर रूस को समंदर के अंदर से मलबा निकालने नहीं देगा, क्योंकि अगर रूस के हाथ ड्रोन का मलबा लग गया तो वो उसकी तकनीक जान जाएगा, और जंग के बीच रूस के हाथ ऐसे खतरनाक ड्रोन की तकनीक लगना यूक्रेन के लिए भारी पड़ सकता है। इसी वजह से अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दावा किया है कि काला सागर से ड्रोन का मलबा निकालने की उसकी कोशिश जारी है। इसके साथ ही उसने एक बार फिर ये साफ किया कि उसका ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई सीमा में उड़ रहा था, जिसे रूस के सुखोई विमानों ने जानबूझकर निशाना बनाया। यही नहीं, अमेरिका ने रूस को ये चेतावनी भी दे दी कि दोबारा ऐसा कोई कदम उठाने पर उसे कड़ा सबक सिखाया जाएगा। इधर अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के पास सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में हेलीकॉप्टर के दोनों पायलटों की मौत हो गई, क्योंकि हेलीकॉप्टर के नीचे गिरते ही उसमें आग लग गई। सेना के चीता हेलीकॉप्टर का संपर्क उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया, और इसके कुछ ही देर बाद हादसे की जानकारी मिली। ऑकस देशों के बीच हुए परमाणु पनडुब्बी की डील पर फ्रांस भड़क गया। वहां के राष्ट्रपति ने बेझिझक होकर बोला कि यह डील परमाणु टकराव को बढ़ावा दे सकती है। ऑकस का मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, और इन तीनों देशों ने चीन को सबक सिखाने के लिए परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा तैयार करने का प्लान बनाया, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से 8 पनडुब्बियां खरीदने वाला है। यूके भी पनडुब्बियों का बेड़ा तैयार करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करने वाला है। लेकिन यह डील अमेरिका के दोस्तों में शामिल फ्रांस को ही पसंद नहीं आई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने बयान दिया कि ऑकस देशों की डील परमाणु टकराव को बढ़ावा दे सकती है, और इस डील से ऑस्ट्रेलिया की संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि परमाणु पनडुब्बियां बनाने में ऑस्ट्रेलिया का कोई रोल ही नहीं होगा और वो केवल उन्हें खरीदेगा। यानी ऑकस देशों की डील में ऑस्ट्रेलिया केवल पैसे खर्च कर रहा है और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों पर निर्भर हो रहा है। वैसे इस डील से पहले ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से पनडुब्बियों की डील की थी, जिसमें उसे परमाणु नहीं बल्कि साधारण पनडुब्बियां मिलने वाली थी। लेकिन चीन के डर ने ऑस्ट्रेलिया को इस तरह डराया कि उसने फ्रांस की साधारण पनडुब्बियों वाली डील रद्द कर दी, उसके नुकसान का मुआवजा तक भरा, और फिर उससे कई गुना महंगी ऑकस डील का हिस्सा बना। जिसके बाद फ्रांस नाराज हो गया। वो ऑस्ट्रेलिया पर तो भड़का ही, उसने अमेरिका और ब्रिटेन को भी नहीं छोड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह कि ऑस्ट्रेलिया में भी इस डील का विरोध हो रहा है। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री पॉल जॉन कीटिन ने तो इस डील को बकवास तक बोल डाला, क्योंकि उनका मानना है कि परमाणु पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया को चीन से बचाने की कोई गारंटी नहीं देती। यानी ये डील ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ही हजम नहीं हो रही, और पनडुब्बियों का बेड़ा तैयार होने से पहले ही बवाल शुरू हो चुका है, जो चीन के लिए अच्छी खबर है। इस बीच कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए केंद्र ने 6 राज्यों को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी के जरिए केंद्र ने उन राज्यों को कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर विशेष ध्यान देने को कहा, और जरूरत पड़ने पर सभी राज्यों को कोरोना की जांच और वैक्सीनेशन तेज करने को कहा गया। जिन 6 राज्यों को केंद्र ने कोरोना के मामले पर चिट्ठी लिखी, उनमें महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक भी शामिल हैं। चिट्ठी के जरिए यह भी बताया गया कि उन 6 राज्यों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना मरीजों की तादाद काफी तेजी से बढ़ी है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने 2030 तक मोल्दोवा पर कब्जा करने का प्लान बनाया है, और उसके इस प्लान से जुड़े कुछ दस्तावेज पश्चिमी मीडिया को मिले हैं, जिनके आधार पर यह दावा किया गया कि रूस धीरे धीरे मोल्दोवा को कमजोर करेगा और 2030 आते आते पूरे मोल्दोवा पर रूस का राज होगा। ये दावा मोल्दोवा समेत यूरोप के 10 देशों और अमेरिकी मीडिया ने किया, और जानकारी दी कि उन्हें एक दस्तावेज मिला है जो रूस के ही एक बड़े अधिकारी ने चोरी छिपे उन्हें दिया, जिसमें लिखे प्लान के आधार पर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस 2030 तक मोल्दोवा में राजनीतिक कंट्रोल चाहता है, क्योंकि ऐसा होते ही मोल्दोवा में पश्चिमी देशों का दखल खत्म हो जाएगा और रूस का यूक्रेन के इस छोटे से पड़ोसी देश पर कब्जा हो जाएगा।
जिसके लिए रूस ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें 3 फेज होंगे। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने मोल्दोवा को हड़पने का प्लान 2021 में ही बना लिया था, जो यूक्रेन जंग के बाद लीक हो गया। खुद रूस के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने यह प्लान लीक कर दिया था और अब पश्चिमी मीडिया अपने पास मोल्दोवा की बर्बादी का प्लान होने का दावा कर रहा है, जिसके तहत रूस मोल्दोवा को 3 फेज में हड़पेगा। पहले फेज में वो मोल्दोवा में नेटो और यूरोपियन यूनियन का प्रभाव कम करेगा, दूसरे में वो मोल्दोवा को CSTO के करीब लाएगा और अंत में वो वहाँ के लोगों को रूस की भावनाओं से जोड़ेगा और वहाँ की राजनीति पर कब्जा करेगा, जिसके लिए रूस ट्रांसनिस्त्रिया के मुद्दे पर बातचीत से सुलझाने की कोशिश करेगा। यानी रूस ने मोल्दोवा पर बल से नहीं बल्कि दिमाग से कब्जा करने का प्लान बनाया है, जिसके लिए वो सेना, राजनीति और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर खेलेगा और धीरे धीरे मोल्दोवा को पश्चिमी देशों से अलग कर देगा, जिसके लिए वो मोल्दोवा को CSTO का हिस्सा बना सकता है, क्योंकि CSTO को बनाने का मकसद उन देशों के अधिकारों की रक्षा करना था जो सोवियत संघ का हिस्सा थे। इस संगठन में 6 देश शामिल हैं, जिनके नाम आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस और रूस है और इस संगठन को नेटो की टक्कर माना जाता है। रूस मोल्दोवा को भी CSTO में शामिल करना चाहता है और अगर ऐसा हो गया तो नेटो को जोर का झटका लगेगा और यूरोप में उसकी जड़ें कमजोर पड़ जाएंगी, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस की नजर मोल्दोवा पर है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि 3 तरफ से यूक्रेन से घिरे छोटे से मोल्दोवा को रूस बफर जोन की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। यानी एक ऐसा इलाका जहां ना तो यूक्रेन की सेना और ना ही नेटो की सेना पेट्रोलिंग कर सकती है और रूस इसी बात का फायदा उठाकर धीरे धीरे मोल्दोवा में अपने लिए माहौल बनाएगा और नेटो के प्रभाव को वहां कम कर देगा, जिसमें मोल्दोवा का ही एक हिस्सा ट्रांसनिस्त्रिया उसका काम आसान करेगा, क्योंकि वहां रूस का समर्थन करने वाले अलगाववादियों का राज है। मोल्दोवा का यह हिस्सा यूक्रेन और मोल्दोवा के बीच स्थित है, यानी एक तरह से रूस मोल्दोवा के एक हिस्से पर पहले से राज कर रहा है और उसी हिस्से का इस्तेमाल करके वो 2030 तक पूरे मोल्दोवा को हड़प लेगा। पश्चिमी मीडिया ने पुतिन का यही प्लान लीक करने का दावा किया, क्योंकि उसका कहना है कि पुतिन ने अपनी सेना और कूटनीति में माहिर खिलाड़ियों को 2030 तक की डेडलाइन दी है, या यूं कहें कि मोल्दोवा के जरिए पुतिन पूरे यूरोप में नेटो को खत्म करने की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका प्लान बन गया है और पश्चिमी मीडिया ने उसे लीक करके अमेरिका और नेटो देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे यूरोप के लिए अलार्म बजा दिया। इस बीच दुबई में मौजूद बुर्ज अल अरब नाम की इमारत के हेलीपैड पर पहली बार किसी विमान की लैंडिंग की गई है। हेलीपैड 695 फीट की ऊंचाई पर है, जहां एक छोटे विमान को लैंड करना लगभग नामुमकिन काम था, क्योंकि यह हेलीपैड सिर्फ 20 मीटर का है। यानी इस पर हेलीकॉप्टर तो आसानी से लैंड कर सकता है, पर प्लेन नहीं। लेकिन पोलैंड के पायलट ल्यूक शिपिएला ने वहां प्लेन उतारकर इतिहास रच दिया। ये कारनामा करने वाले पायलट ल्यूक शिपिएला रेड बुल एयर रेस चैलेंजर के विजेता भी रह चुके हैं। उन्होंने इस स्टंट के लिए पोलैंड में 650 से ज्यादा बार इसकी प्रैक्टिस की थी। बताया गया कि बुर्ज अल अरब पर इस स्टंट को करने के लिए इस प्लेन में भी काफी बदलाव किए गए। इसके लिए प्लेन के डिजाइन और वजन में भी कांट-छांट की गई, ताकि इतनी ऊंचाई पर इसे एकदम सटीक जगह पर लैंड किया जा सके। इधर शेयर बाजार में लगातार 5 दिनों से चल रही गिरावट का सिलसिला टूट गया। हालांकि पूरे दिन शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव चलता रहा, लेकिन आखिर में शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। 5 दिन बाद शेयर बाजार में तेजी की वजह से निवेशकों को भी अच्छा खासा फायदा हुआ। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 79 अंक चढ़कर 57,634 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 37 अंक चढ़कर 17,000 के ऊपर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। इस बार शहबाज शरीफ सरकार ने 1 लीटर डीजल की कीमत में 13 जबकि पेट्रोल में 5 पाकिस्तानी रुपयों की बढ़ोतरी कर दी। इस इजाफे के साथ वहां तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। जबकि बेकाबू महंगाई से पाकिस्तान में पहले से ही कोहराम मचा है। वहां आटे दाल का भाव आसमान पर पहुंच चुका है। कंगाल हो चुके पाकिस्तान में लोग रोटी, दूध और दूसरी चीजों के लिए तरस रहे हैं। कच्चा माल नहीं मिलने से कारखानों पर ताले लटक गए हैं। अनाज की बोरी के लिए लड़ते लोगों की तस्वीरें पूरी दुनिया देख चुकी है। सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पाकिस्तान को कर्ज लेना पड़ रहा है। पेट्रोल पंपों पर मारामारी का नजारा आम हो चुका है। लेकिन ये हालात सुधरने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर बड़ी बढ़ोतरी कर दी। मतलब पहले से ही बेहाल हो चुकी जनता पर वहां की सरकार ने एक बार फिर महंगाई का बम फोड़ दिया, और यह बम ऐसा है जो बेकाबू हो चुकी महंगाई की आग में घी का काम करेगा। क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने डीजल पर 13 और पेट्रोल पर 5 पाकिस्तानी रुपए की बढ़ोतरी की है। इस इजाफे के बाद वहां 1 लीटर डीजल अब 293 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 272 पाकिस्तानी रुपए पर पहुंच चुकी है। जबकि 2 रुपए 56 पैसे की बढ़ोतरी के बाद वहां 1 लीटर केरोसिन 190 पाकिस्तानी रुपयों में मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के अलावा रसोई गैस की कीमतों ने भी पाकिस्तान के लोगों के आंसू निकाल दिए हैं। तेल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के पीछे की वजह पाकिस्तान की करेंसी में लगातार हो रही गिरावट को बताया जा रहा है।
और वहां के मीडिया के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार श्रीलंका की तरह ही करीब करीब खाली हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ $3 अरब यानी भारतीय रुपयों में करीब 25,000 करोड़ बचे हैं, जिससे पाकिस्तान के आयात और निर्यात पर भारी असर पड़ रहा है और महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है। हालांकि आर्थिक संकट से निकलने के लिए पाकिस्तान दुनिया के तमाम देशों के आगे हाथ फैला चुका है और दावा है कि दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान को कोई भी देश अब कर्ज देना नहीं चाहता है। ऐसे में उसकी सारी उम्मीदें आर्थिक संकट से उबरने के लिए दूसरे देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर टिकी हैं। इसी वजह से शहबाज शरीफ उसकी हर शर्त मानने को तैयार हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का फैसला भी उन्हीं में एक है, जिसका सारा भार भुखमरी की कगार पर पहुंच चुकी वहां की जनता के कंधों पर आ गया है। वहीं कर्ज के दलदल में फंसे पाकिस्तान से विदेशी कंपनियां तो पहले ही भाग रही थीं, अब वहां से विदेशी एयरलाइन कंपनियों का निकलना भी तेज हो गया। ये खबर पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ के दावों की पोल खोलने वाली है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्टर होने से बच गया है, लेकिन उसके बाद आई खबर ने सच्चाई से पर्दा हटा दिया। पाकिस्तान से कई बड़े देशों की कंपनियां कारोबार समेटने में पिछले 2 महीने से लगी हैं, लेकिन इस बार एयरलाइन कंपनियों के संगठन ने कहा कि उनके लिए पाकिस्तान में कारोबार करना मुश्किल है। इसकी वजह भी साफ है। पाकिस्तान में टिकट बेचने पर विदेशी एयरलाइन कंपनियां पाकिस्तानी रुपए में पैसे लेती हैं, लेकिन उन्हें ईंधन भरवाने के लिए और दूसरे खर्चों के लिए डॉलर देने पड़ते हैं। पहले पाकिस्तान का बैंक उस रकम को डॉलर में बदलता था, लेकिन पिछले करीब 2 महीने से पाकिस्तान के बैंकों की भी हालत खस्ता है। विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए वहां बेहद सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से एयरलाइन कंपनियों को डॉलर हासिल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से मुसीबत यह है कि पाकिस्तान में हालात सुधरने की कोई सूरत बनती इन कंपनियों को दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि 2 महीने पहले तो पाकिस्तान की सरकार इसे 1 हफ्ते का संकट बता रही थी, फिर ये कुछ हफ्तों का संकट हो गया। अब मुसीबत आए 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन हालात बेहतर नहीं हुए। ऊपर से आर्थिक संकट में फंसे मुल्कों को कर्ज देने वाली संस्था IMF भी पाकिस्तान की सारी उम्मीदों पर पानी फेर चुकी है। इसीलिए एयरलाइन कंपनियां अब और जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। ब्रिटेन की वर्जिन एयरलाइंस तो 1.5 महीने पहले ही पाकिस्तान को अलविदा कह चुकी है, लेकिन अब विदेशी एयरलाइन कंपनियों के संगठन ने खतरे की घंटी बजा दी है। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान जैसी डूबती नाव में कोई भी सवार होने को तैयार नहीं है। इसीलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान से सभी विदेशी एयरलाइन बहुत जल्द अपना काम धंधा समेट सकती हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार के सामने अभी हालात बेहतर करने का विकल्प खुला है। अगर वो चाहें तो एयरलाइन कंपनियों के लिए नियमों में ढील दे सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि डॉलर वाला संकट तो इन कंपनियों के लिए केवल एक मुसीबत है। असली परेशानी तो यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ चुकी है। वहां से ज्यादातर फ्लाइट बेहद कम क्षमता के साथ उड़ान भर रही हैं। मतलब ये कि पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान के लोग फ्लाइट की टिकट भी खरीद नहीं पा रहे। ऊपर से दूसरा संकट ये कि पाकिस्तान में विदेशों से लोग आना नहीं चाहते, यानी जो फ्लाइट पाकिस्तान में आ रही हैं वो लगभग खाली आ रही हैं, और जो पाकिस्तान से जा रही हैं उनमें भी यात्री न के बराबर हैं। इसीलिए वहां फ्लाइट ऑपरेट करना ही विदेशी एयरलाइन कंपनियों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। माना जा रहा है कि कुछ ही हफ्तों में पाकिस्तान से विदेशी एयरलाइन कंपनियां धंधा समेट लेंगी। उधर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक रवि चौधरी को अमेरिकी वायुसेना में असिस्टेंट सेक्रेटरी का पद सौंप दिया गया, और वो अमेरिकी वायुसेना में इतना ऊंचा पद पाने वाले पहले भारतीय बन गए। वहां की संसद में इसके लिए चुनाव हुआ, जिसे रवि चौधरी ने 29 के मुकाबले 65 वोटों से जीत लिया। रवि चौधरी बेहद अनुभवी पायलट हैं, जिन्होंने अमेरिका के C-17 ग्लोब मास्टर को उड़ाकर इराक और अफगानिस्तान में कई बड़े ऑपरेशन किए। इस बीच खबर है कि अमेरिका बहुत जल्द यूक्रेन को अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-16 दे सकता है। अमेरिकी सरकार पर दबाव बनाने के लिए वहां के 8 सांसदों ने एक चिट्ठी लिखी और जल्द से जल्द F-16 पर फैसला लेने की अपील की। हालांकि अब तक अमेरिका की तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि फैसला जल्द हो सकता है। जंग के बाद ही अमेरिका की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें अमेरिका और यूक्रेन के अलावा कुछ और देशों के नेताओं को शामिल किया गया था। इस कमेटी का काम ये था कि जंग में यूक्रेन की जरूरतें अमेरिका को बताई जाएं। और खबर है कि ये कमेटी पहले ही यूक्रेन को F-16 देने की सिफारिश कर चुकी है, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ था। इसी बीच 8 सांसदों ने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को चिट्ठी लिख दी। इस चिट्ठी के जरिए अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश की गई कि यूक्रेन को जल्द से जल्द F-16 फाइटर जेट दिए जाएं। और उससे भी बड़ा हंगामा तब मच गया जब ये चिट्ठी मीडिया के हाथों में पहुंच गई। इन 8 सांसदों का मानना है कि अमेरिका को यूक्रेन की मदद करने में जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, बल्कि यूक्रेन की हर जरूरत को पूरा करने में जुट जाना चाहिए। यूक्रेन को जंग में इस वक्त अच्छे फाइटर जेट की सबसे ज्यादा जरूरत है। 2 दिन पहले ही पोलैंड ने MiG-29 यूक्रेन की फौज के हाथ में देने की बात की थी, लेकिन सोवियत संघ के जमाने के MiG-29 बेहद पुराने हैं और उनसे जंग लड़ना यूक्रेन के लिए आसान नहीं होगा। ऊपर से रूस की फौज MiG-29 की खूबियों के साथ उसकी खामियों को भी अच्छी तरह से जानती है। लेकिन अमेरिका का F-16 फाइटर जेट यूक्रेन की फौज की बड़ी ताकत बन सकता है। वो यूक्रेन की फौज के लिए एक ऐसी सुपर पावर बन सकता है जो जंग का रुख ही बदल कर रख दे।
इसीलिए माना जा रहा है कि अगर F-16 यूक्रेन की फौज के हाथ में पहुंच गया तो रूस को बड़ा झटका लगेगा। हालांकि पश्चिमी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक बीते कई महीनों से यूक्रेन के कुछ पायलटों को F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका मकसद ही ये था कि अगर पायलट तैयार हो जाएं तो F-16 भी यूक्रेन पहुंचा दिए जाएं, क्योंकि अमेरिका के पास जंग में उतारने के लिए F-16 तो हैं, लेकिन यूक्रेन के पास F-16 उड़ाने वाले पायलट नहीं है। पायलटों की ट्रेनिंग अगले कुछ हफ्तों में खत्म हो सकती है। उसके बाद अमेरिका अपने F-16 यूक्रेन को भेजने का फैसला भी कर सकता है। हालांकि तब तक पोलैंड से मिलने वाले MiG-29 भी यूक्रेन की फौज के काम आ सकते हैं। मतलब साफ है कि अब तक रूस के हवाई हमलों से लड़ने वाली यूक्रेन की फौज जंग का रुख बदलने वाली है। बहुत जल्द यूक्रेन की फौज भी तेज तर्रार और ताबड़तोड़ हवाई हमलों से रूस को चौंका सकती है। उधर इटली के नापोली शहर में फुटबॉल मैच की टिकट खरीदने को लेकर दो टीमों के सैकड़ों समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद वहां उन लोगों ने जमकर बवाल किया और इस दौरान नापोली की सड़कों पर आगजनी की गई। गुस्साए फुटबॉल समर्थकों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़े और उन्हें आग के हवाले कर दिया। वहीं हालात को संभालने में जुटे पुलिस वालों को निशाना बनाकर उन पर आतिशबाजी की गई। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने शहर में अलर्ट जारी कर दिया और हिंसा रोकने के लिए सड़कों पर पुलिस की एक बड़ी टीम उतार दी गई। हालांकि पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पा लिया। ये बवाल यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस की तरफ से आयोजित चैंपियंस लीग टूर्नामेंट के एक मुकाबले से पहले हुआ, जिसमें इटली के नापोली और जर्मनी के फ्रैंकफर्ट की फुटबॉल टीमों को आपस में भिड़ना था। लेकिन इससे पहले ही नापोली में आदेश जारी कर दिया गया कि जर्मनी के किसी भी फुटबॉल फैन को इस मैच की टिकट नहीं बेची जाएगी। इस आदेश से गुस्साए फ्रैंकफर्ट की टीम के समर्थकों ने पहले तो अपनी ही टीम के होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में मैच शुरू होने से पहले उन्होंने स्टेडियम के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान उनकी नापोली के फुटबॉल समर्थकों से भी भिड़ंत हो गई। इधर स्पाइस जेट के एक विमान के कॉकपिट में होली मनाने पर दो पायलटों पर कार्रवाई की गई। दोनों कॉकपिट में कॉफी और मिठाइयों के साथ दिखाई दिए, जिसकी एक फोटो भी सामने आई जिसमें ब्लैक कॉफी दिखाई दी। फोटो वायरल होने के बाद स्पाइस जेट ने दोनों पायलटों को जांच खत्म होने तक सस्पेंड कर दिया। उधर खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि तिब्बत में चीन की सेना के लिए सैनिकों की भर्ती का प्लान पूरी तरह फेल हो गया। खबर के मुताबिक चीन अपनी इस योजना के नाकाम होने के बाद अब किसी दूसरे प्लान पर काम कर रहा है, ताकि उसकी सेना में बड़े पैमाने पर युवाओं को भर्ती किया जा सके, क्योंकि चीन ने 80 के दशक में अपने देश के लोगों पर वन चाइल्ड पॉलिसी थोप दी थी, जिसकी वजह से वहां युवाओं की संख्या में भारी कमी हो गई। हालांकि चीन ने 2016 में इस पॉलिसी को वापस ले लिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और देश में युवाओं की संख्या में कमी का असर उसकी सेना पर भी पड़ा। खबर के मुताबिक वहाँ फौज में भर्ती के लिए युवा ही नहीं मिल रहे हैं, जिसके बाद चीन ने तिब्बत में बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती की योजना बनाई। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन का प्लान तिब्बत में हर साल 20 से 22 हजार सैनिकों की भर्ती का था, लेकिन वो सिर्फ 7 से 8 हजार लोगों की ही भर्ती कर पाया, जिसके बाद उसने इस प्लान को भूलकर अब कोई दूसरा रास्ता तलाशना शुरू कर दिया। इधर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने एक और केस दर्ज कर लिया। उन पर फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी करवाने का आरोप है और इसी मामले में मनीष सिसोदिया समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट ने फरवरी 2016 से सितंबर 2016 तक राजनीतिक विरोधियों की जासूसी की। इतना ही नहीं, ये यूनिट बनाने के लिए एलजी से भी कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। जब इस यूनिट का गठन हुआ था तब दिल्ली सरकार का विजिलेंस डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया के पास ही था। उधर अमेरिका ने रूस के व्यापारी अर्चुम उसेस की प्रत्यर्पण की कोशिश तेज कर दी, क्योंकि उसे शक है कि रूस के व्यापारी ने अमेरिका में बनी चिप रूस की रक्षा कंपनियों को दी, जिनकी मदद से रूस लगातार खतरनाक हथियार बना रहा है। जबकि पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के बैन लगाए हुए हैं, जिनमें हाईटेक हथियारों, मिसाइलों, ड्रोन और पनडुब्बियों में लगने वाली चिप पर लगा बैन भी शामिल है। लेकिन रूस पर इस बैन का कोई असर ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो हथियारों का प्रोडक्शन करता रहा। अमेरिका को शक है कि ऐसा रूस के व्यापारी अर्चुम उसेस की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने अमेरिका से चिप चुराकर रूस की रक्षा कंपनियों को दे दी और रूस की कंपनियां धड़ल्ले से हथियारों का प्रोडक्शन करती रहीं। अमेरिका ने दावा किया कि अमेरिका से रूस तक एक नेटवर्क बनाया गया है जो लगातार रूस तक चिप पहुंचा रहा है, और ये सब केवल और केवल अर्चुम उसेस की वजह से मुमकिन हुआ। वैसे अर्चुम उसेस को पिछले साल अक्टूबर में ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वो इटली के मिलान में नजरबंद है, लेकिन अमेरिका उनके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि अर्चुम उसेस से उसे चिप स्मगलिंग के कई राज पता चलेंगे। कोर्ट में प्रत्यर्पण के लिए दाखिल याचिका में भी अमेरिका ने यही दलील दी और बताया कि रूस के साइबेरिया के गवर्नर के बेटे अर्चुम उसेस का वहाँ अच्छा खासा राजनीतिक दबदबा है और उन्होंने जंग से काफी समय पहले ही चिप स्मगलिंग की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके लिए उन्होंने एक लंबा चौड़ा नेटवर्क बनाया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस के व्यापारी ने अमेरिकी कंपनियों को धोखा दिया और शेल कंपनियां बनाकर अमेरिकी कंपनियों से चिप खरीदी और फिर उन्हें रूस की रक्षा कंपनियों को बेच दिया।
यानी सारा नेटवर्क फर्जी कंपनियों के दम पर चला। ब्लूमबर्ग ने तो अपनी रिपोर्ट में आर्चुमुसिस के काम करने का पूरा तरीका ही बता दिया और दावा किया कि रूस के व्यापारी ने यूरोप और एशिया में छोटी छोटी शेल कंपनियां बनाई, जिनके जरिए कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क की चिप बनाने वाली कंपनियों से चिप खरीदी गई और फिर उन्हें रूस को सप्लाई किया गया। हालांकि रूस के व्यापारी आर्चुमुसिस ने इन सभी आरोपों से इनकार किया। यही नहीं, उन्होंने मांग की कि उनका प्रत्यर्पण न हो क्योंकि अमेरिका में उनसे बुरा व्यवहार किया जा सकता है। हालांकि उसिस की ओर से आया ये बयान औपचारिक नहीं है और उनके एक करीबी ने नाम छिपाकर ये जानकारी दी। यूक्रेन जंग ने सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड बढ़ा दी क्योंकि हाईटेक हथियारों में उनकी जरूरत पड़ती है और अमेरिका और रूस के बीच इसी वजह से नया झगड़ा शुरू हो चुका है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारतीय कॉन्सुलेट पर हुए हमले के मामले को भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने उठाया। यह घटना 2 दिन पहले की है जब कुछ खालिस्तान समर्थकों ने ब्रिस्बेन में भारतीय कॉन्सुलेट पर हमला किया था और उसी मुद्दे को भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने उठाकर कार्रवाई की मांग की। Taken it up with the Australian government. इस घटना से पहले भी ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थकों के इस तरह के हमलों की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इधर कंगाल हो चुका पाकिस्तान भारत का बढ़ता दबदबा देखकर इस कदर परेशान है कि उसने आतंकी संगठनों को फिर से एकजुट करने का काम शुरू कर दिया। रावलपिंडी में हुई एक बैठक की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की पोल खोलकर रख दी और ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता क्योंकि रावलपिंडी में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी किसी और से नहीं बल्कि खूंखार आतंकियों से मिल रहे थे। इस बैठक में सोफे पर बैठे दिख रहे आतंकियों की मेजबानी खुद ISI के अफसर कर रहे थे। बीच में बैठा दिख रहा दाढ़ी वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सैयद सलाउद्दीन है। सैयद सलाउद्दीन को अमेरिका भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर चुका है। बैठक ISI ने बुलाई थी और खबर है कि वहां ISI के 2 बड़े अफसर मौजूद थे, लेकिन सबसे बीच में सलाउद्दीन बैठा दिखा। मतलब साफ दिखा कि आतंकी सलाउद्दीन का रुतबा पाकिस्तान के बड़े बड़े अफसर भी मानते हैं, जिसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान की सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी इस वक्त आतंकियों के साथ मिलकर किसी बड़ी साजिश पर काम कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के निशाने पर G20 की बैठकें हैं जो जम्मू कश्मीर में होने वाली हैं और पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि वो बैठकें कामयाब हो पाएं। सूत्रों के मुताबिक ये मीटिंग ISI के ब्रिगेडियर स्तर के अफसरों ने बुलाई और इस बैठक में ISI के कर्नल सफदर और कर्नल अहमद मौजूद रहे। इन दोनों की ही तैनाती ISI के कश्मीर डेस्क पर है, मतलब वो डेस्क जिसकी जिम्मेदारी कश्मीर में मौजूद आतंकियों को पालना और उनकी हर मुमकिन मदद करना है। खबर तो यह है कि कश्मीर में आतंकी संगठनों का कमजोर होना ISI की छटपटाहट की सबसे बड़ी वजह है। इसीलिए वो अलग अलग आतंकी संगठनों को एक करके नए सिरे से ऑपरेशन शुरू करने की कोशिश में है। सूत्रों के मुताबिक रावलपिंडी में हुई बैठक में लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के समेत और संगठन के लोग भी मौजूद रहे, जिन्हें कश्मीर में ताबड़तोड़ आतंकी हमले करने की जिम्मेदारी दी गई। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान की कोशिश इन आतंकी संगठनों में नए लड़कों को भर्ती करने की है ताकि वो भारत की सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे पाए। हालांकि भारत की सुरक्षा एजेंसियां बॉर्डर पर पूरी तरह मुस्तैद हैं और कश्मीर में मौजूद इन आतंकियों का नेटवर्क तोड़ चुकी हैं। इसीलिए कश्मीर में आतंकियों के घुसपैठ कराने का काम लगभग नामुमकिन है, लेकिन पाकिस्तान का एजेंडा ही G20 की बैठकों में खलल डालना है। खास तौर पर उसके निशाने पर जम्मू कश्मीर है। G20 की कुछ बैठकें जम्मू कश्मीर में होने वाली हैं। इन बैठकों का वक्त अभी तक तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये बैठकें मई में हो सकती हैं। इसीलिए पाकिस्तान की कोशिश है कि कश्मीर की पहाड़ियों में बर्फ पिघलते ही आतंकियों को कश्मीर भेजा जाए ताकि वहाँ के अमन और शांति के माहौल को बिगाड़ा जा सके, क्योंकि दुनिया ने अगर कश्मीर में हो रहे विकास कार्य और वहाँ की खुशहाली को देख लिया तो पाकिस्तान का खेल खत्म। फिर वो दुनिया के सामने कश्मीर का रोना भी नहीं रो सकेगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में मौजूद एक शिव मंदिर में PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के जल चढ़ाने पर कई मुस्लिम धर्मगुरु भड़क गए, लेकिन इसके बावजूद महबूबा मुफ्ती ने मंदिर में जल चढ़ाने को सही बताया। मुल्क में रहते हैं जहाँ गंगा जमुना तहजीब है। हालांकि बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने महबूबा मुफ्ती के मंदिर जाने पर मोदी सरकार की तारीफ की। मोदी जी ने सबको सिखा दिया कि सनातन किसको कहते। महबूबा मुफ्ती 2 दिन पहले पुंछ के उस शिव मंदिर में पहुंची थीं जहां उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया था। उधर रूस, चीन और ईरान ने अरब सागर में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। 5 दिन चलने वाले इस अभ्यास ने इजरायल और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। कुछ दिन पहले ही ईरान और UAE के बीच तेल की डील हुई, जिससे इजरायल परेशान हो गया था। और अब अरब सागर में रूस, चीन और ईरान का साझा अभ्यास नेतन्याहू की परेशानी बढ़ा सकता है, क्योंकि इस अभ्यास से रूस, चीन, पाकिस्तान और UAE जैसे देश ईरान के साथ मैदान में उतरे हैं और अरब सागर में ओमान की खाड़ी के पास अपनी ताकत दिखा रहे हैं। 5 दिन तक चलने वाली इस ड्रिल का नाम मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2023 है। इससे पहले रूस, चीन और ईरान 2019 में भी युद्ध अभ्यास कर चुके हैं और एक बार फिर तीनों देश एक साथ अपनी ताकत दिखाने के लिए इकट्ठा हुए, जिससे इजरायल के लिए खतरे की घंटी बज गई। क्योंकि पिछले ही महीने इजरायल ने ईरान पर उसके एक तेल टैंकर पर हमला करने का आरोप लगाया था और वो तेल टैंकर ओमान की समुद्री सीमा के नजदीक जलने लगा था। इजरायल ने आरोप लगाया था कि उसके तेल टैंकर पर ईरान के ड्रोन ने हमला किया था और अब ईरान, रूस और चीन
अरब सागर में ओमान की खाड़ी के पास युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। ईरान, पाकिस्तान, ओमान और यूएई की सीमा ओमान की खाड़ी से लगती है और ये फारस की खाड़ी के नजदीक है। यही नहीं, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को अलग करने वाला हॉर्मुज स्ट्रेट भी इस युद्ध अभ्यास का गवाह बनेगा, जिससे इजरायल और अमेरिका का मूड खराब हो सकता है। क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान अपना हक जताता है। उसने अपने दुश्मन देशों को यह रास्ता ब्लॉक करने की धमकी भी दी थी, क्योंकि इराक, कतर, ईरान और यूएई जैसे देशों का तेल निर्यात इसी रास्ते से होता है। यानी ईरान और उसके सहयोगी देश अरब सागर के इस हिस्से में केवल युद्ध अभ्यास नहीं कर रहे, बल्कि इजरायल और अमेरिका को खुल्लम खुल्ला डरा रहे हैं, या यूं कहें कि समंदर में उनसे दो दो हाथ करने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ अरब सागर में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2023 एक्सरसाइज चल रही है, तो दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका समेत 50 देश फ्रीडम शील्ड 2023 नाम का युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, जो करीब 18 दिनों तक चलने वाला है। इस बीच न्यूजीलैंड के कुछ इलाकों में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहां आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.1 मापी गई, जिससे जमीन थर्रा उठी। ये भूकंप इतना जोरदार था कि सुनामी का डर भी सताने लगा। हालांकि कुछ देर बाद वहां की सरकार ने यह ऐलान किया कि सुनामी का खतरा टल गया है। दावा है कि यह भूकंप इतना जोरदार था कि इसके असर से ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में भी जमीन कांप उठी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल पहली बार ज़ेलेंस्की को एंटी ड्रोन जैमिंग सिस्टम, यानी ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम को जैम करने की तकनीक देने के लिए तैयार हो गया। पिछले कई महीनों से ज़ेलेंस्की ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 से निपटने के लिए इसकी मांग कर रहे थे, क्योंकि ईरान के इस हथियार के आगे यूक्रेन की सेना बेदम हो चुकी है। 8 अक्टूबर को कर्च ब्रिज पर हुए हमले का बदला लेने के लिए पुतिन ने ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 से कीव समेत कई शहरों को एक साथ निशाना बनाया था। उस हमले में आसमान से बरसाई मिसाइलों की मार से बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई थी। इसी वजह से ज़ेलेंस्की ने ईरान के इस घातक ड्रोन से निपटने के लिए इजरायल से एंटी ड्रोन जैमिंग सिस्टम, यानी ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम को जैम करने की तकनीक देने की मांग की थी। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने यूक्रेन को ये तकनीक देने की हामी भर दी है। और माना जा रहा है कि इजरायल के इस हथियार के मिलने के बाद ज़ेलेंस्की की ताकत दुगनी हो जाएगी, क्योंकि इजरायल का दावा है कि उसका ये एंटी ड्रोन जैमिंग सिस्टम जंग की बाजी पलटने की ताकत रखता है, जो किसी भी ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम को जैम कर उसे रास्ते से भटका सकता है। हालांकि इजरायल और यूक्रेन के बीच इसे लेकर कोई डील नहीं हुई है, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जल्द ही इजरायल एंटी ड्रोन जैमिंग सिस्टम यूक्रेन भेजेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल का यह हथियार 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ड्रोन की पहचान कर उसके नेविगेशन सिस्टम को जैम करने की ताकत रखता है। बताया जा रहा है कि इजरायल से यह हथियार मिलने के बाद यूक्रेन उसे पावर हाउस और दूसरी अहम इमारतों के पास तैनात करेगा, क्योंकि कई बार से रूसी सेना अपने ताकतवर ड्रोन से यूक्रेन के बिजली घरों को निशाना बना रही है। इधर प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया। दावा किया गया कि ये वीडियो उमेश पाल पर हुई फायरिंग से ठीक पहले का है, जिसमें उमेश पाल अपनी कार से उतरकर घर की तरफ भागने की कोशिश करते दिखे। दावा है कि वो गोली लगने से घायल हुए और घर में छिपने की कोशिश में थे, लेकिन इससे पहले कि वो वहां तक पहुंच पाते, आरोपी ने उन पर लगातार कई गोलियां दाग दी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसी गली में उमेश पाल को जाना था, लेकिन उसके पहले यहाँ पर शूटर्स जो कि पहले से प्लानिंग किए हुए थे, उन्होंने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। आरोप है कि वीडियो में फायरिंग करने वाला शख्स अतीक अहमद का बेटा असद था, जो गोलीबारी कर वहां से फरार हो गया। इस दौरान वहां एक पुलिस वाला भी नजर आया। दावा किया गया कि जब उस पुलिस वाले ने जान बचाने के लिए गली में दौड़ लगाई, तो आरोपियों ने उस पर बम से हमला कर दिया, जिसके बाद उस पूरी गली में धुआं फैल गया। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में अमन धालीवाल नाम के पंजाबी एक्टर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब वो जिम में कसरत कर रहे थे। तभी कुछ लोग धारदार हथियार के साथ जिम में घुस आए और उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में वो बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि ये हमला किस वजह से किया गया, इसका पता नहीं चल सका। इस बीच ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने अमेरिकी स्पेस फोर्स के हवाले से दावा किया कि चीन एंटी सैटेलाइट मिसाइल समेत कई हाईटेक हथियार बनाने की तैयारी में, ताकि वो सुपर पावर अमेरिका को चुनौती दे सके। चीन और अमेरिका के बीच ताइवान के मुद्दे पर पिछले कई महीनों से तनाव बना हुआ है और दोनों ही देश दक्षिण चीन सागर में महीनों से एक दूसरे के सामने खड़े हैं। चीन का आरोप है कि अमेरिका उसकी समुद्री सीमा में दाखिल होने की कोशिश में जुटा है, जबकि अमेरिका का आरोप है कि चीन ताइवान को हड़पने की तैयारी में है और इसीलिए वो दक्षिण चीन सागर में उसके सामने खड़ा है। अमेरिका ये साफ कर चुका है कि ताइवान पर हमला करने से पहले चीन को उससे भिड़ना होगा, जो चीन के बूते से बाहर है। लेकिन अब ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने अमेरिकी स्पेस फोर्स के हवाले से ये दावा किया कि अमेरिका की ताकत को चुनौती देने के लिए चीन एंटी सैटेलाइट मिसाइल समेत कई हाईटेक हथियार बनाने की तैयारी में है, जिससे वो अंतरिक्ष में अमेरिका को मात दे सके। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस वक्त चीन के पास 347 से ज्यादा सैटेलाइट मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल वो अमेरिका की सेना की जासूसी के लिए कर सकता है।
और इस खबर ने अमेरिका समेत कई देशों की धड़कनें बढ़ा दी। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का मकसद 2045 तक स्पेस में दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनना है। इसके लिए वो एंटी सैटेलाइट मिसाइल और सैटेलाइट को जैम करने की तकनीक पर काम कर रहा है। असल में अंतरिक्ष की लड़ाई जमीन की लड़ाई से काफी आगे है, क्योंकि मौजूदा वक्त में जितने भी घातक हथियार हैं, चाहे वो रॉकेट हो या मिसाइलें, उनमें सेंसर लगे होते हैं जो इंटरनेट के जरिए सैटेलाइट से जुड़े होते हैं। यही वजह है कि अब कई देशों की नजर अपने दुश्मन देशों की सैटेलाइटों पर भी पड़ने लगी है, ताकि वो सैटेलाइटों पर अटैक कर अपने दुश्मन की घातक मिसाइलों और रॉकेट समेत दूसरे हथियारों को बेबस कर दें। उधर अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक आदमी उफनती नदी में फंस गया, जिसे रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो आदमी नदी की तेज धार के बीच फंसा दिखा, जहां पानी की रफ्तार डराने वाली थी। हालांकि उसने हिम्मत नहीं हारी और वो एक दीवार के सहारे खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक रस्सी भी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वहां उसे बचाने के लिए फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी हेलीकॉप्टर के साथ पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान एक बचाव कर्मी नीचे उतरा और फिर उस आदमी को अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले गया, लेकिन काफी देर से ठंडे पानी में रहने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई, इसलिए उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई कि वो नदी में कैसे गिरा। इधर दिल्ली पुलिस ने NTRO यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की परीक्षा का पेपर लीक करने वाले गैंग को पकड़ने का दावा किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से 8 मोबाइल फोन भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक परीक्षा सेंटर का सहायक परीक्षा अधीक्षक ही पेपर लीक कर रहा था, जिसने व्हाट्सएप के जरिए परीक्षार्थियों से लाखों रुपए की डील की थी। उधर रूस के रस्तोव प्रांत में मौजूद रूस की खुफिया एजेंसी FSB की इमारत में आग लगने के बाद वहां जोरदार धमाके हुए। इसकी गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। वहां लगी भीषण आग का जो वीडियो सामने आया, उसमें वो इमारत लपटों के बीच घिरी नजर आई। चारों तरफ सिर्फ लपटों का ही कब्जा दिखाई दिया, जबकि उससे तेजी से निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। रस्तोव प्रांत में मौजूद FSB की इस इमारत में लगी आग को कड़ी मशक्कत के बाद बुझा दिया गया। बताया गया कि इमारत में अंदर रखे गोला बारूद के फटने के बाद आग लगी थी। आग की चपेट में आने से 2 लोग घायल हो गए। गनीमत यह रही कि इतनी भीषण आग लगने के बाद भी किसी की जान नहीं गई। इधर दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चलने से बवाल हो गया। वहां एक मंदिर को तोड़े जाने के खिलाफ इलाके के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और इस दौरान गुस्साए लोग बुलडोजर पर चढ़ गए और जमकर नारेबाजी की। तमाम लोग हैं, देखें लगातार जो लोग हैं यहाँ पर वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और ये JCB जिससे तोड़ा जा रहा था। हंगामे के बाद मंदिर तोड़ने का काम बीच में ही रोक दिया गया। इलाके के लोगों का आरोप है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की टीम ने बिना किसी नोटिस के इस कार्रवाई को अंजाम दिया और आके चढ़ा दिया बुलडोजर, मूर्तियां भी उठा ली हैं। हालांकि बाद में पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। उधर फ्रांस में एक बार फिर पेंशन सुधार बिल के विरोध में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर हंगामा किया। राजधानी पेरिस में तो प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा कर्मियों से झड़प भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन पर डंडे बरसाए। लेकिन अपने ऊपर बरती गई सख्ती से प्रदर्शनकारी इतने नाराज हुए कि उन्होंने सड़कों पर ही आगजनी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने उन्हें काबू में करने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को कई बार आंसू गैस के गोले दागने पड़े। लेकिन इसके बाद प्रदर्शन और ज्यादा भड़क गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को ही घेर लिया, जिसके बाद पुलिस को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। संसद में पेश किए गए पेंशन सुधार बिल के खिलाफ पेरिस की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों को काबू करना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो गया, क्योंकि नाराज प्रदर्शनकारी उनकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन जब प्रदर्शनकारियों ने आगजनी शुरू कर दी तो पुलिस का भी सब्र जवाब दे गया और उसने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। हालांकि इसके बावजूद प्रदर्शन कर रहे लोग सड़क पर डटे रहे। पेरिस में कुछ जगहों पर लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से भी मार्च निकाला। असल में फ्रांस की सरकार पेंशन सुधार से जुड़ा एक नया कानून लाने की तैयारी में है, जिसके आने के बाद वहां रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़कर 64 साल हो जाएगी। यही वजह है कि बिल के संसद में पेश होने के बाद से ही लोग इसके खिलाफ हंगामा कर रहे हैं। फ्रांस के अलग अलग शहरों में इसके विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी है। इधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने एक महिला डिजाइनर पर धमकी देने और साजिश रचने का केस दर्ज करवा दिया और आरोप लगाया कि उस महिला डिजाइनर ने उन्हें एक आपराधिक मामले में दखल देने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। इस बीच हरियाणा के करनाल में बिजली चोरी की शिकायत पर चेकिंग करने पहुंची बिजली विभाग की एक टीम पर हमला हो गया। आरोप है कि झींडा गांव में बिजली के मीटरों में गड़बड़ी कर गांव वाले बिजली चोरी कर रहे थे और इसी की शिकायत पर करनाल के पास मौजूद झींडा गांव में बिजली विभाग की टीम पहुंची, जिसने उस गांव से बिजली के 16 मीटर जब्त कर लिए। इसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारी उन्हें अपने साथ लेकर जैसे ही गांव से बाहर निकले, एक लड़के ने सड़क के किनारे से पत्थर उठाया और बिजली विभाग की कार पर दे मारा। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद
रेलवे, अर्थव्यवस्था ट्रैक पर है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाय की या एड्रेसेस की दुकान, पार्क का बेंच या डिनर टेबल, कुछ नहीं पता। यहाँ बहस कहीं भी छिड़ जाती है लेकिन नतीजे तक पहुँचती है सिर्फ देश के उस मंच पर जहाँ सबसे बड़ी हस्तियाँ रखती हैं अपना नजरिया। न्यूज 18 चौपाल, न्यूज 18 इंडिया पर रहे थे, लेकिन बाढ़ में उनके टेंट ही बह गए। एक तस्वीर में तो पानी का बेकाबू बहाव लोगों की बलि लेने को बेताब दिखा। गाड़ियों को तो उसने तिनकों की तरह बहा दिया। ऐसी बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए गंदगी से भरे पानी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलता नजर आया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बखमुत को जीतने के लिए रूसी सेना ने अब वहां फास्फोरस बम से हमला बोल दिया। यह बम इतना खतरनाक है कि यह इंसान की चमड़ी तक गला देता है। रूस ने इससे पहले फास्फोरस बम का इस्तेमाल मारियोपोल की जंग में किया था। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि रूस ने बखमुत में भी फास्फोरस बम से हमला बोल दिया। यानी उसने बखमुत को जीतने के लिए एक ऐसा खतरनाक कदम उठा लिया जो हजारों लोगों की जान ले सकता है। क्योंकि फास्फोरस बम दागे जाने के बाद किसी एक जगह गिरकर तबाही नहीं मचाता, बल्कि वो आसमान से शोलों की ऐसी बारिश करता है कि एक बड़ा इलाका बम की चपेट में आ जाता है। इस बम का इस्तेमाल जहां भी किया जाता है ऐसा लगता है मानो वहां आसमान से मौत बरस रही हो। दावा है कि इसी घातक बम का इस्तेमाल बखमुत शहर से महज 15 किलोमीटर दूर चेसिव यार इलाके में किया गया। हालांकि वहां फास्फोरस बम से कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इस बम का नाम सामने आते ही यूक्रेन के लोग खौफ से जरूर भर गए होंगे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने फास्फोरस बम के खतरे को मारियोपोल की लड़ाई में देखा था, जहां पिछले साल मई में इस बम से हमला बोला गया था, जिसे वहां के लोगों ने रेन ऑफ डेथ यानी मौत की बारिश का नाम दिया था, क्योंकि इसकी चपेट में आने के बाद इंसान की हड्डियां तक पिघल जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस केमिकल से बनता है, और जब ये सफेद फास्फोरस केमिकल हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलता है तो खुद सुलग उठता है, जिससे कुछ ही सेकंड में आसपास का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है, जिससे इंसान का बचना नामुमकिन होता है। इसी वजह से इस बम के इस्तेमाल पर दुनिया भर में बैन लगाया गया है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में एक बार फिर इसका इस्तेमाल किया। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि बखमुत की लड़ाई में अब तक रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। खबर के मुताबिक इनमें बड़ी संख्या में पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी शामिल हैं। पिछले साल मई के महीने से ही पूर्वी यूक्रेन के अहम शहर बखमुत में भीषण जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि वहां की लड़ाई अब पुतिन के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। कहा जा रहा है कि पुतिन बखमुत को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि खैरसोन में अपनी सेना के पिटने के बाद उन्होंने अपनी पूरी ताकत डोनेस्क के शहर बखमुत की तरफ झोंक दी थी। इसके लिए उन्होंने रूसी सेना के साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी वहां हमले में लगा दिया था। पुतिन को उम्मीद थी कि बखमुत में जीत से खैरसोन की हार का दर्द थोड़ा कम जरूर होगा, लेकिन अब यूक्रेन का मीडिया जो दावा कर रहा है वो उनकी नींद उड़ा देगा, क्योंकि दावा है कि बखमुत की लड़ाई में अब तक रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। जबकि बखमुत को जीतने का पुतिन का सपना अभी सपना ही बना हुआ है, क्योंकि दावा है कि रूसी सेना बखमुत में सिर्फ जवानों की कमी से ही नहीं जूझ रही, बल्कि उसके हथियार भी तेजी से खत्म हो रहे हैं। और यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस की हालत बखमुत में इतनी खराब हो गई है कि उसके जवान पुराने हथियारों से जंग लड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। दावा है कि बखमुत की जंग में रूस की सेना को आधुनिक टैंकों की भारी कमी हो गई है, जिसकी वजह से वो 60 साल पुराने T-62 टैंकों की मदद से जंग लड़ रही है। खबर के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में रूस ने करीब 800 T-62 टैंक युद्ध में उतारे हैं। इसके साथ ही रूस की सेना के पास मिसाइलों की भी किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से पिछले कुछ वक्त से वो मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले तक नहीं बोल पा रहा है, जबकि यूक्रेन की सेना से उसे बखमुत में तगड़ी टक्कर मिल रही है। और यही वजह है कि करीब 1 महीने पहले ही बखमुत शहर में घुसने का दावा करने वाला वैगनर ग्रुप अब तक वहां जीत हासिल नहीं कर सका है, बल्कि बखमुत की लड़ाई वक्त गुजरने के साथ खतरनाक होती जा रही है। और अब तो यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि वो रूस के सैनिकों और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को बखमुत से वापस जाने ही नहीं देगा। मतलब ये कि यूक्रेन की फौज पुतिन के जवानों का पूरी तरह सफाया कर देगी। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करके रूसी सेना का मजाक उड़ाया। इस वीडियो के जरिए ये दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना ने बखमुत में रूस के लिए एक Su-24 सुपरसोनिक बॉम्बर को मार गिराया। वीडियो में एक पायलट पैराशूट की मदद से उतरता हुआ भी नजर आया। इस वीडियो को शेयर करके यूक्रेन ने रूस की हंसी उड़ाई कि अब उसे अपने पुराने लड़ाकू विमानों को भी युद्ध में उतारना पड़ गया। इधर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को एक नोटिस भेजकर उनसे उन पीड़ित महिलाओं के बारे में जानकारी मांगी जिन्होंने उनसे यौन शोषण की शिकायत की थी। क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में कहा था कि उन्हें पता चला है कि कुछ महिलाओं का यौन उत्पीड़न और शारीरिक शोषण किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने राहुल से उन पीड़ित महिलाओं की जानकारी मांगी ताकि उन्हें सुरक्षा दी जा सके।
उधर पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने पेशावर में आत्मघाती हमले का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में बताया गया कि इस बार भी यह हमला आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही करेगा। इस अलर्ट के जारी होने के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, क्योंकि आशंका जताई गई कि यह आतंकी संगठन एक बार फिर पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से जारी अलर्ट में यह दावा किया गया कि टीटीपी पेशावर और उसके आसपास के इलाके को निशाना बना सकता है। 30 जनवरी को पेशावर की एक मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उस हमले में मरने वालों में सबसे ज्यादा पुलिस के जवान थे, जिनकी संख्या 60 से ज्यादा थी। पाकिस्तान के लिए डराने वाली बात यह है कि आतंकी संगठन टीटीपी एक बार फिर उसी तरह के बड़े हमले की तैयारी में जुटा है और दावा किया जा रहा है कि यह हमला पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाकर किया जाएगा। इस वक्त शहबाज शरीफ सरकार के लिए पाकिस्तान का तालिबान कहा जाने वाला टीटीपी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि टीटीपी पिछले करीब 4 महीने से पाकिस्तान के लिए नासूर बना हुआ है। वो पाकिस्तान में घुसकर एक के बाद एक कई भीषण हमले कर चुका है। ताबड़तोड़ हमले कर टीटीपी के आतंकी ऐसा दिखा रहे हैं जैसे उन्हें पाकिस्तान की पुलिस और सेना का कोई खौफ ही नहीं है। न सिर्फ पेशावर बल्कि उसके आतंकियों ने कराची के पुलिस हेडक्वार्टर पर भी बड़ा हमला किया था। उस दौरान ये दावा किया गया था कि आतंकी पुलिस की वर्दी पहनकर इमारत में दाखिल हुए थे। यही नहीं, पेशावर की मस्जिद में भी हमलावर पुलिस की वर्दी पहनकर ही आया था। और पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अलर्ट में भी ये आशंका जताई गई है कि टीटीपी के आतंकी पुलिस या फिर सेना की वर्दी में आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। यह हमला आने वाले 5 से 10 दिन के अंदर हो सकता है। आशंका जताई जा रही है कि टीटीपी के आतंकी पुलिस स्टेशन या फिर ऐसी जगहों को निशाना बना सकते हैं जहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान मौजूद हों। और इसी वजह से पेशावर की पुलिस लाइंस और ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स पर हमले की संभावना बढ़ गई है। पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने यह अलर्ट खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भेजा है, जिसमें टीटीपी की आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए फौरन जरूरी कदम उठाने की अपील की गई है। वहीं इस अलर्ट के बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मौजूद बड़े पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। यही नहीं, हमले की साजिश को नाकाम करने के लिए पूरे प्रांत में तलाशी अभियान शुरू किया गया ताकि किसी भी सूरत में टीटीपी को रोका जा सके। तुर्की पर फिर हमला हो गया और इस बार बाढ़ ने तुर्की पर अटैक किया है। पिछले महीने ही तुर्की में भूकंप आया था, उसी से लोग उबर नहीं पाए थे। अब वहां तेज बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई है। कम से कम 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। आंकड़ा बढ़ना तय है, क्योंकि तुर्की में कई लोग सैलाब में बह चुके हैं। उनका कुछ अता पता नहीं है, वो जिंदा हैं या किसी दिक्कत में हैं, प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है। यानी पिछले महीने भूकंप के कई जोरदार झटके झेलने के बाद तुर्की में बाढ़ ने हमला कर दिया है। अहम बात यह है कि तुर्की के जिस दक्षिण पूर्वी हिस्से में आए भूकंप ने 48,000 से ज्यादा लोगों को मार डाला। उसी इलाके के 2 प्रांतों में बाढ़ की वजह से कम 15 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और बाढ़ भी ऐसी खौफनाक कि तस्वीरें देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। उत्तर अफ्रीका के देश लीबिया से 2,500 किलो यूरेनियम गायब हो गया है। यूएन की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने यह खतरनाक दावा किया है। यूरेनियम वो चीज है जिससे परमाणु बम बनता है और 2,500 किलो यूरेनियम कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 2,500 किलो यूरेनियम अगर गलत हाथों में पड़ गया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यही वजह है कि लीबिया में हुए कांड से पूरी दुनिया में खतरे का सारन बच गया है। यह इतना बड़ा खतरा है कि सभी देश यूक्रेन पर परमाणु बम गिरने का डर भूलकर लीबिया पर नजरें गड़ा बैठे हैं, क्योंकि परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला 2,500 किलो यूरेनियम गायब हुआ है। और अगर वो यूरेनियम लीबिया में लड़ रहे किसी भी विद्रोही गुट को मिल गया तो फिर दुनिया का भगवान ही मालिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन की जंग में तो पिछले 1 साल से परमाणु बम फटने की बस आशंका ही जताई जा रही है, लेकिन अगर लीबिया से गायब हुए यूरेनियम से परमाणु बम बन गया तो कई लोग मौत की नींद सो सकते हैं। यूएन की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बताया कि उसके विशेषज्ञों ने लीबिया का दौरा करने पर पाया कि वहां लगभग 2,500 किलो नेचुरल यूरेनियम है ही नहीं। और वो यूरेनियम लूट लिया गया, बर्बाद हो गया। कौन उसे लेकर गया, कहां लेकर गया, IAEA को कुछ नहीं पता। इन सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए यूएन की एजेंसी जांच में जुट गई है। क्योंकि लीबिया एक अस्थिर देश है, वहां सत्ता के लिए अलग अलग विद्रोही गुटों के बीच मारामारी छिड़ी हुई है और जहां से नेचुरल यूरेनियम गायब हुआ वो इलाका भी वहां की सरकार के कब्जे में नहीं है। अब डर यह है कि कहीं वो लड़ाकों ने ही न चुराया हो। वैसे नेचुरल यूरेनियम से सीधे परमाणु बम नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। लेकिन अगर परमाणु बम बनाने की तकनीक हाथ लग जाए तो 1 टन नेचुरल यूरेनियम से 5.5 किलो से ज्यादा का बम बनाने का सामान तैयार किया जा सकता है। परमाणु बम न भी बना तो रेडिएशन के फैलने का खतरा तो मुंह बाय खड़ा ही है, इसलिए पूरी दुनिया में खलबली मची है।
इधर हरियाणा के करनाल में बिजली चोरी की शिकायत की जांच करने पहुंची बिजली विभाग की एक टीम पर हमला हो गया। आरोप है कि झींडा गांव में बिजली के मीटरों में गड़बड़ी कर गांव वाले बिजली चोरी कर रहे थे और इसी की शिकायत पर करनाल के पास मौजूद झींडा गांव में बिजली विभाग की एक टीम पहुंची, जिसने उस गांव से बिजली के 16 मीटर जब्त कर लिए। इसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारी उन्हें अपने साथ लेकर जैसे ही गांव से बाहर निकले, एक लड़के ने सड़क के किनारे से पत्थर उठाया और बिजली विभाग की कार पर दे मारा, जिससे उस कार का शीशा चकनाचूर हो गया। इसके बाद कई और लोग भी सड़कों से पत्थर उठाकर बिजली विभाग की गाड़ियों पर मारने लगे, जिससे उनमें बैठे 2 कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस मुकदमे में आज जोगेंद्र झिंडा जो मुख्य आरोपी है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि विवाद की आशंका को देखते हुए इस कार्रवाई के लिए पुलिस की एक टीम भी वहां पहले से तैनात थी, लेकिन गांव वालों ने पीछे से हमला कर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा। उनके करीबी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत शिंदे गुट में शामिल हो गए और खुद सीएम एकनाथ शिंदे ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और इसके साथ ही पार्टी में उनका स्वागत किया। विचार आम्ही बाळासाहेबांचे घेतले, ज्यांना पटतात ते सोबत येत आहेत। इसी हफ्ते उद्धव गुट के भूषण देसाई भी शिंदे के खेमे में शामिल हुए थे। इस बीच पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन भी शी जिनपिंग की राह पर चलते हुए सीरिया और तुर्की की दुश्मनी को खत्म करवा सकते हैं। कुछ रोज पहले ही ये खबर आई थी कि शी जिनपिंग की मध्यस्थता की वजह से ही 2 कट्टर दुश्मन देश ईरान और सऊदी अरब में सुलह हो गई और कहा जा रहा है कि पुतिन भी अब उसी रास्ते पर चलते हुए सीरिया और तुर्की को एक साथ लाने में जुट गए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद मॉस्को पहुंचे, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि उनके इस रूस दौरे में पुतिन ने कुछ ऐसा किया जिससे उनका नाम भी इतिहास में दर्ज हो जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने बशर अल असद को तुर्की के साथ सुलह के लिए मनाने की कोशिश की, ताकि सीरिया और तुर्की भी अपनी दुश्मनी भूलकर साथ आ जाएं। इसके लिए पुतिन भी वो कर सकते हैं जो शी जिनपिंग ने किया था, जिसके बाद सऊदी अरब और ईरान दोस्त बन गए। कहा जा रहा है कि इसके लिए शी जिनपिंग ने अपनी राजधानी बीजिंग में सऊदी अरब और ईरान के बीच 4 दिनों तक सीक्रेट बातचीत करवाई थी और कुछ वैसा ही पुतिन भी करने जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और तुर्की के राष्ट्रपति रजिब ताइप एर्दोआन को एक साथ बिठाना चाहते हैं। खबर है कि इसके लिए इसी साल दिसंबर में पुतिन मॉस्को में एक अहम बैठक करने वाले हैं। खबर के मुताबिक दिसंबर में मॉस्को में होने वाली बैठक में बशर अल असद और एर्दोआन एक साथ आ सकते हैं और उसी बैठक में पुतिन दोनों को दुश्मनी भूलने के लिए मना सकते हैं, क्योंकि सीरिया और तुर्की के बीच का झगड़ा सालों पुराना है। सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ करीब 1.5 दशक से विद्रोह छिड़ा हुआ है और सीरिया ये मानता है कि तुर्की ही इस विद्रोह को हवा देता है, जबकि तुर्की कुर्द लड़ाकों की वजह से सीरिया से खार खाए बैठा है, क्योंकि सीरिया में बड़ी संख्या में कुर्द लड़ाकों के ठिकाने हैं जिन्हें तुर्की आतंकी मानता है और उनके खात्मे के लिए वो लगातार सीरिया की सीमा में घुसकर हवाई हमले करता है, जिसकी वजह से सीरिया से उसकी दुश्मनी बढ़ती जा रही है। हालांकि तुर्की और सीरिया एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन सीरिया के उत्तरी इलाके में कुर्द लड़ाकों का दबदबा है, जिससे तुर्की उस पर भड़का हुआ है। लेकिन अब पुतिन दोनों को साथ लाने में जुटे हैं, क्योंकि वो सीरिया और तुर्की दोनों के करीब हैं। पिछले साल पुतिन 20 जुलाई से 5 अगस्त के बीच एर्दोआन से 2 बार मिले थे और अब उन्होंने बशर अल असद से भी मुलाकात की। माना जा रहा है कि पुतिन दोनों के बीच दोस्ती करवाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि यूक्रेन पर हमले के बाद भी दुनिया के कई देश उनके साथ खड़े हैं। इधर दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ईडी के सामने पेश नहीं हुई और के कविता की जगह उनके एक प्रतिनिधि ईडी के दफ्तर पहुंचे। के कविता ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि एक महिला होने के नाते उन्हें ईडी दफ्तर में नहीं बुलाया जा सकता। जांच एजेंसी को पूछताछ के लिए उनके घर पर जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 24 मार्च को सुनवाई करेगी। उधर महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर कांग्रेस ने केसीआर की पार्टी बीआरएस से दूरी बना ली। बीआरएस नेता और केसीआर की बेटी के कविता ने कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर इस मामले पर प्रदर्शन किया था। कांग्रेस उस प्रदर्शन का भी हिस्सा नहीं बनी थी और एक बार फिर वो महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर बीआरएस से दूर रही और उसकी ओर से बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुई। हालांकि कांग्रेस के बैठक में नहीं आने पर के कविता बहाने बनाती नजर आई। शायद बिजी होंगे या शायद उनका कुछ और मंशा होगा। कांग्रेस और बीआरएस की वैसे भी कुछ खास नहीं पड़ रही। पहले केसीआर ने तेलंगाना के खम्मम में हुई रैली में कांग्रेस को नहीं बुलाया और फिर के कविता ने कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टी बोल दिया था, जिसने ताबूत में आखिरी कील का काम किया, क्योंकि विपक्ष को एकजुट करने में जुटी कांग्रेस बीआरएस पर हमलावर हो गई। महिला आरक्षण बिल को तो वो खुलकर कांग्रेस का मुद्दा बता रही है। जब टीआरएस पैदा नहीं हुई थी, बल्कि कानून का स्वरूप देकर राज्यसभा से पारित भी करा दिया। यानी कांग्रेस बीआरएस पर उसका मुद्दा हाईजैक करने का आरोप लगा रही है। मतलब 2024 के चुनाव में कांग्रेस और बीआरएस का साथ आना मुश्किल है, जो बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। इस बीच यूके की सरकार ने सरकारी फोन पर चीन के ऐप टिकटॉक चलाने पर बैन लगा दिया। शक जताया गया कि चीन के इस ऐप से जासूसी की जा सकती है।
और इसी वजह से यूके की सरकार ने सरकारी फोन में चीन के ऐप टिकटॉक चलाने पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले भारत, अमेरिका, कनाडा और बेल्जियम समेत कई देश टिकटॉक पर बैन लगा चुके हैं। इधर पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने इमरान खान पर एक बार फिर हमला बोला। इस बार मरियम ने इमरान खान पर बेहद गंभीर आरोप लगाया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर चल रहे नाटक से पाकिस्तान की पूरी सरकार परेशान है और समझ ही नहीं पा रही कि इमरान खान के समर्थकों को कैसे रोका जाए। लेकिन मरियम नवाज का कहना इससे बिल्कुल अलग है। मरियम ने दावा किया कि गिरफ्तारी के आदेश पर हंगामा करने वाले इमरान खान के समर्थक नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे इमरान खान की बहुत गहरी साजिश है। पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान के प्रांत में इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सरकार है। ऐसे में पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगा। मरियम के मुताबिक पंजाब में हो रहे हंगामे को गिलगित बाल्टिस्तान से कंट्रोल किया जा रहा है। आरोप तो यहाँ तक लगा दिया गया कि सरकारी संस्थाओं की भागीदारी भी इस हंगामे में हो सकती है। इसी शक में शहबाज शरीफ की सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान के डीजीपी का भी तबादला कर दिया। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने इमरान खान की रैली पर रोक लगा दी और उनकी पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के मीनार इलाके में रैली नहीं कर सकेगी। हालांकि उनकी पार्टी को जनसभा करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन उसके लिए उन्हें 15 दिन पहले बताना पड़ेगा। उधर अमेरिका और यूरोप से बढ़ते तनाव के बीच पुतिन ने एक चौंकाने वाला बयान दे दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उन्होंने अपने बयान में दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही जर्मनी को अमेरिका का गुलाम बता दिया और वहां की सरकार अमेरिका के इशारों पर चलती है। असल में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी से दूसरे देशों की सेनाएं तो लौट गई थीं, लेकिन अमेरिका वहीं रुका रहा। उसने पश्चिमी जर्मनी के साथ करार कर लिया था, जिसके तहत शांति बनाने के लिए वो अगले 10 साल तक वहीं रहा। लेकिन पुतिन का आरोप है कि अमेरिका ने जर्मनी को अपना गुलाम बना लिया, क्योंकि अब भी 33,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा वहाँ अमेरिका के 9,500 से ज्यादा एयरफोर्स के जवान हैं, जो जर्मनी की अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। यही नहीं, जर्मनी में अमेरिका का मिलिट्री बेस भी मौजूद है। इधर बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। दिन के वक्त संसद पहुंचे राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनके पहुंचते ही 1 मिनट के अंदर लोकसभा को स्थगित कर दिया गया, जिस वजह से वो संसद में अपनी बात नहीं रख पाए। तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। बीजेपी ने राहुल के आरोपों पर पलटवार करते हुए उनके लंदन में दिए गए बयान पर एक बार फिर माफी की मांग की। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी की मांग पर देश भर में उनके खिलाफ अभियान चलाने की बात भी कही। इस बीच राहुल की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो जयराम रमेश की कही बात के हिसाब से बयान देते नजर आए। राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान पर बीजेपी माफी मांगने की मांग कर रही है और इसी बारे में बात करने राहुल मीडिया के सामने आए, जिसमें जयराम रमेश उनके कान में कुछ कहते दिखे। ये पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया, जिसमें जयराम रमेश राहुल को अपना बयान मजाकिया अंदाज में देने के लिए कहते सुनाई दिए। जिसके बाद राहुल गांधी ने ठीक वही बोला जो जयराम रमेश ने कान में फुसफुसाते हुए उनसे बोलने को कहा था। Unfortunately for you, I'm a member of parliament. उधर महाराष्ट्र के पुणे से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। बताया गया कि वहां एक इंजीनियर ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। आरोप है कि उस इंजीनियर ने पहले तो अपनी पत्नी और 8 साल के बेटे का सिर प्लास्टिक बैग में लपेटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस की शुरुआती जांच में इस घटना के पीछे की वजह आर्थिक परेशानी बताई गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन के एक करीबी ने दावा किया कि रूस के सरकारी कार्यक्रमों में नकली पुतिन हिस्सा ले रहे हैं। बताया गया कि इसके लिए पुतिन अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये दावा उनका एक वीडियो सामने आने के बाद किया गया, जिसमें वो हाथ हिलाते हुए अपनी नाक को छूते दिखाई दिए। वीडियो में पुतिन के हमशक्ल होने का दावा इस आधार पर किया गया कि पुतिन ज्यादा हाथ नहीं हिलाते हैं और बातचीत के दौरान अपनी नाक भी नहीं छूते हैं। असल में पुतिन एक दिन पहले साइबेरिया के बुरियाचिया में एक हेलीकॉप्टर बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। ये वीडियो तभी का है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन इसी तरह से अलग अलग सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। दावा है कि उनके हमशक्लों ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है ताकि वो बिल्कुल पुतिन की तरह ही दिख सकें। इधर रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए हथियार खरीदने के लिए करीब 71,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इन प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई, जिसमें सबसे ज्यादा 56,000 करोड़ रुपए नौसेना को दिए गए। इस खरीद में कई ताकतवर मिसाइलें और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इसके अलावा थल सेना के लिए गाड़ियों की खरीद और कोस्ट गार्ड के लिए लाइट हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दी गई। उधर हिंद महासागर पर नजरें गड़ाए बैठे चीन के पर कतरने के लिए भारतीय नौसेना ने अपनी पनडुब्बियों को API यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक की ताकत देने का मन बना लिया। ये ऐसी तकनीक है जिसे पाने के बाद भारत की पनडुब्बियां चीन की नेवी के समंदर में उतरते ही उसे चीर डालेंगी,
क्योंकि भारतीय पनडुब्बियां इतनी घातक हो जाएंगी कि चीन के लिए उनसे निपटना करीब करीब बस से बाहर हो जाएगा। डीजल और बिजली से चलने वाली पनडुब्बियां ज्यादा दिन तक समंदर के अंदर नहीं रह पाती। उन्हें अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए बार बार पानी की सतह पर आना पड़ता है। इस दौरान उनका शिकार होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि वो दुश्मन के रडार की पकड़ में आ सकती हैं। और एपीआई तकनीक इसी कमी का इलाज है। एपीआई तकनीक से लैस पनडुब्बियां समंदर के अंदर ज्यादा दिन तक रह पाती हैं, क्योंकि एपीआई तकनीक की वजह से पनडुब्बियों को पानी में ऑपरेट करने के लिए वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती और वो आवाज भी कम करती हैं। यानी दुश्मन को उनकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं होता और पनडुब्बी उसका काम तमाम कर देती है। यही वजह है कि भारतीय नौसेना फ्रांस के सहयोग से बनाई जा रही अपनी 3 अटैक पनडुब्बियों में एपीआई तकनीक फिट करवाना चाहती है। इसके लिए वो जल्द ही रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेज सकती है। इधर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 30,000 रुपए के एक इनामी बदमाश को मार गिराया। पुलिस ने बताया कि वो बदमाश 15 लाख की लूट के मामले में फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। साथ ही उसके पास से 2 पिस्तौल और कई कारतूस भी बरामद किए। मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि रूस क्राइमिया के स्कूलों में बच्चों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। उसकी तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कुछ बच्चे राइफल को चलाने की ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए। उन्होंने कुछ ही देर में राइफल के अलग अलग पुर्जों को जोड़कर उसे फायरिंग के लिए तैयार कर दिया, जबकि कुछ बच्चे तो दुश्मन के हमले से बचने का तरीका सीखते नजर आए। ये वीडियो क्राइमिया के एक स्कूल का बताया गया। क्राइमिया पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। इस पर कब्जे के बाद से रूस ने अब तक इसको अपने हथियारों के डिपो की तरह इस्तेमाल किया है। लेकिन अब जब यूक्रेन के मीडिया ने रूस पर वहां के बच्चों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का आरोप लगाया, तो कयास लगाए जाने लगे कि कहीं रूस इन्हें जंग के मैदान में उतारने की तैयारी तो नहीं कर रहा, क्योंकि यूक्रेन के मुताबिक उसने अब तक रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को ढेर किया है। दावा है कि पुतिन की सेना जवानों की कमी से जूझ रही है। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस में लगातार जवानों की भर्ती की जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसके बावजूद सैनिकों की कमी पूरी नहीं हो पा रही। खबर है कि इसीलिए क्राइमिया में रूस ने बच्चों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो जंग के मोर्चे पर इन बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकें। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। हैकरों ने उनके अकाउंट की प्रोफाइल फोटो बदल दी। साथ ही उनके ट्विटर अकाउंट से डिजिटल करेंसी को प्रमोट करने से संबंधित ट्वीट भी किए। हालांकि बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने अकाउंट को वापस रिस्टोर कर लिया। उधर रेप के आरोपी और भगोड़े नित्यानंद के कथित देश कैलासा के खिलाफ धोखाधड़ी का पहला मामला दर्ज हो गया। ये मामला अमेरिका के न्यू जर्सी का है। वहां नकली देश कैलासा के कुछ नकली प्रतिनिधि आए और फर्जी समझौता कर रफूचक्कर हो गए। और अमेरिका के अफसरों को पता तब चला जब उन्हें अमेरिका से निकले 6 दिन बीत चुके थे। न्यू जर्सी के एक शहर नेवाक में कैलासा के कुछ लोग आए और सरकारी अधिकारियों के साथ एक समझौता करके चले गए। ये समझौता सिस्टर सिटी प्रोग्राम के तहत था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें अलग अलग देशों के शहर एक दूसरे के बारे में जानने के लिए समझौते करते हैं। भगौड़े नित्यानंद के कुछ चेले अमेरिका में हिंदू देश कैलासा के प्रतिनिधि बनकर पहुंच गए और नेवाक की नगर पालिका के साथ समझौता करके आ गए। लेकिन जब वहां के अधिकारियों को पता चला कि न तो ये कोई देश है और न ही समझौता करने वाले लोगों की कोई हैसियत, तो उनके होश उड़ गए। अब अमेरिका का मीडिया और वहां के लोग ही उनका मजाक उड़ा रहे हैं और समझौता करने वाले अमेरिकी अधिकारियों को आईना दिखा रहे हैं। Very embarrassing for the city. I'm really sorry for the city that they got duped in that. अमेरिका का मीडिया भी अब नित्यानंद की हकीकत वहाँ के लोगों को बता रहा है। Nityananda, a notorious scam artist and fugitive from India, who has been on the run from rape charges since 2019. मतलब ये कि अभी कैलासा को देश की मान्यता मिली भी नहीं है, लेकिन उसकी पोल खुलनी शुरू हो गई। इस बीच कोलंबिया के बोगोटा में कोयले की एक खदान में जोरदार धमाका हो गया, जिसकी वजह से वहाँ काम कर रहे 11 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग उस कोयले की खदान में फंस गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जानकारी के मुताबिक कोयला खदान में विस्फोट मीथेन गैस की वजह से हुआ। उधर खबर है कि रूस अगले महीने यूक्रेन पर बहुत तगड़ा वार करने वाला है। सोशल मीडिया पर रूस के लंबी रेंज के एक नए ट्रांसपोर्ट ड्रोन का वीडियो वायरल हो रहा है। दावा है कि रूस का ये ड्रोन जंग के मैदान में भी दुश्मन से लोहा ले सकता है और कहा जा रहा है कि इस ड्रोन के टेस्ट आखिरी स्टेज पर हैं। इसलिए पूरी संभावना है कि रूस अगले महीने ट्रैम्प नाम के अपने इस नए ड्रोन से यूक्रेन पर धावा बोल देगा। युद्ध में यूक्रेन ड्रोन का काफी इस्तेमाल कर रहा है। दावा है कि उसी की काट निकालने के लिए रूस ने ट्रैम्प ड्रोन तैयार किया है। वैसे तो ये ड्रोन मालवाहक ड्रोन है, जिसके बारे में दावा है कि वो 195 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हुए 250 किलो तक का सामान 600 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक पहुंचा सकता है। लेकिन कहा जा रहा है कि रूस का ये ड्रोन निगरानी करने में भी माहिर है और छोटी और उबड़ खाबड़ जगहों पर भी आराम से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। इतना ही नहीं, खराब मौसम में जो काम आम हवाई जहाज नहीं कर सकते, वो करना भी रूस के ट्रैम्प ड्रोन के लिए माएं हाथ का खेल होगा। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि रूस 4 लाख सैनिकों की भर्ती करेगा। बताया गया कि वहां जवानों की भर्ती 1 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी।
ताकि सैनिकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जा सके। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूसी सेना सैनिकों की कमी से जूझ रही है। खबर है कि इसीलिए रूस ने 4 लाख जवानों को भर्ती करने की योजना बनाई है। असल में रूस और यूक्रेन जंग को अब 1 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे पर जोरदार हमले किए हैं, जिनमें दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि इस जंग में अब तक उसने रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। और अगर यूक्रेन के दावे में सच्चाई है तो ये पुतिन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अब तक इस जंग में उनके हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा है। हालांकि रूस ने जंग के बीच ही यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जे का दावा जरूर किया, जिसे यूक्रेन ने गलत बताया। यानी इस जंग में पुतिन को अब तक कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ा। जंग शुरू होने के बाद रूस पर कई देशों ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन इसके बावजूद पुतिन ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। और अब जब दावा है कि पुतिन की सेना जवानों की कमी से जूझ रही है, तो वो जल्द सैनिकों की भर्ती करवाना चाहते हैं, ताकि किसी भी सूरत में उनके जवान यूक्रेन को घुटनों पर ला सके। इधर ठगी के आरोप में दिल्ली के मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी पत्नी की सुरक्षा की मांग की, जिसके लिए उसने अपने वकील के जरिए डीजी जेल को चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने जेल अधिकारियों पर पैसे लेने के बाद भी मंडोली जेल में बंद अपनी पत्नी लीना पॉल का मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। इसी चिट्ठी में उसने जेल सुपरिंटेंडेंट की पीए यशिका शर्मा पर परेशान करने और दबाव डालने का भी इल्जाम लगाया। उधर उत्तर कोरिया की धमकियों के बावजूद अमेरिका की सेना दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास करने पहुंच गई। दोनों सेनाओं के बीच ये मिलिट्री ड्रिल दक्षिण कोरिया के शहर पाजू में चल रही है। जहां अमेरिका और दक्षिण कोरिया की टुकड़ियां अपनी ताकत आजमाती दिखाई दी, वहां अमेरिकी सेना के कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर हवा में मंडराते नजर आए। इस सैन्य अभ्यास में दोनों तरफ के सैनिकों ने दुश्मन पर जबरदस्त फायरिंग करने की प्रैक्टिस भी की। Conducted today is always to ensure that we're ready to fight tonight, as we know we have a very important operational mission. इस दौरान सैनिकों ने खास तौर पर मिसाइल हमलों से निपटने की ड्रिल की। ऐसा इसलिए क्योंकि किम जोंग उन आए दिन दक्षिण कोरिया पर मिसाइल गिराने की धमकी देते रहते हैं। अमेरिका ने दावा किया कि वो दक्षिण कोरिया को भीषण से भीषण जंग से निपटने की तैयारी करा रहा है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हो रहे इस सैन्य अभ्यास का नाम फ्रीडम शील्ड 23 रखा गया। दक्षिण कोरिया में चल रही 11 दिनों की ये मिलिट्री ड्रिल 27 मार्च को खत्म होगी। इधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीआरपीएफ के एक जवान की बंदूक से अचानक गोली चल गई। घटना में सीआरपीएफ जवान के साथ उसका साथी भी घायल हो गया, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन दोनों का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बंदूक को गलत तरीके से पकड़ने की वजह से गोली चली थी। इस बीच राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिका में बढ़ती फायरिंग की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए बड़ा फैसला लिया। उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत अब अमेरिका में लोग आसानी से बंदूक नहीं खरीद पाएंगे, जिससे अमेरिका में आए दिन होती गोलीबारी की घटनाओं में मासूमों की जान जाने से रोकी जा सकेगी। अमेरिका का संविधान हथियार रखने का अधिकार देता है। वहां हथियार बनाने वाली कंपनियों की लॉबी भी काफी ताकतवर है। इसी वजह से अमेरिका में बंदूक और पिस्तौल खरीदना बेहद आसान है। लेकिन बाइडेन के ऑर्डर पास करने के बाद वहां गन खरीदने वाले हर शख्स का बैकग्राउंड सख्ती से चेक किया जाएगा। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में आदिवासी समुदाय के एक व्यक्ति की मौत पर हंगामा हो गया। असल में वहां एक लड़की के रेप के बाद हत्या की घटना पर लोग भड़क गए और पुलिस थाने का घेराव करने पहुंचे। लेकिन जब भीड़ ने पुलिस थाने पर पथराव किया तो हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। 14-15 लोगों के घायल हो गए, सारे पुलिस मैंने। लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद एक व्यक्ति की मौत की खबर आई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भीड़ पर पुलिस ने गोलियां बरसाई और उस व्यक्ति की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई। मुमकिन नहीं कि कोई हकीकत बयां हो, मुमकिन नहीं कि कोई हकीकत बयान हो। हर आदमी शहर में अगर बेजुबान हो। सौबात की एक बात कही परवेज ने, रातों को जाग जाग कर यूं काटते हैं लोग जैसे कि सुबह कोई कड़ा इम्तिहान हो। मिलते हैं कल। घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।